निवेदन करूंगा मैं हमारे आदरणीय डॉक्टर हेमराज कौशिक जी के वे मंच पे आए और आज जगदीश कश्यप जी की जो हमारी कविता की किताब का लोकार्पण हुआ है उस पर अपने विचार रखें। कौशिक जी जाने माने आलोचक है, आलोचना की दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित है, निरंतर लिख रहे हैं, किसी तरीके की मोहताज नहीं है। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर वशिष्ठ जी, डॉक्टर उषा पंडित जी, कार्यक्रम के इस हिमालयन साहित्य मंच के अध्यक्ष SR हरनूर जी, मंडी से पधारे हमारे आज के इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि गंगाराम राजी जी, और राजी जी से अनुरोध भी है कि अगर आपके लिए स्थान खाली है और आप विशेष अतिथि हैं और यहाँ अपना स्थान ग्रहण कर लें। और आज ये जो कार्यक्रम है इसलिए भी बहुत गरिमामय है कि हमारे मध्य भारती जी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हैं और एक चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट भूमिका को अदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुविख्यात हैं और साथ में साहित्य सृजन भी कर रहे हैं और जैसा बताया गया कि 4 पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। तो ये अंतर्वर्ती अनुशासन की एक बहुत अच्छी मिसाल है कि जब विभिन्न क्षेत्रों से में कार्य करने वाले जब साहित्य के क्षेत्र में आते हैं तो अपने क्षेत्र के जो अनुभव है वो भी उसमें समाविष्ट होते हैं और पाठक का जो है वो ज्ञान विस्तार होता है। आज इस कार्यक्रम में मैं कह रहा हूँ कि ये इसलिए विशिष्ट है कि ऐसे गरिमामय व्यक्तित्व हमारे मध्य हैं और उनके करकमलों से आज इन 4 पुस्तकों का विमोचन हुआ और 2 पुस्तकें एक बड़े सुदूर समुद्र से पार साहित्य सृजन पर केंद्रित है तो दूसरी बिल्कुल हमारे निकट लोक जीवन से जुड़ी ग्रंथों पर है। दोनों ही शोधपरक पुस्तकें और इतनी महत्वपूर्ण है कि ऐसी जिज्ञासा पैदा हो रही है कि इनको एक साथ पढ़ें। 2 पुस्तकें काव्य पर हैं और चारों लेखकों को कवियों को इस विमोचन समारोह के लिए हार्दिक बधाई। इस अवसर पर इनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, कुछ लोग पहले से लिख रहे हैं, कुछ नई पुस्तकें हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूं जगदीश कश्यप जी की कि जिनकी पुस्तक पहली पुस्तक है काव्य की और बड़े वर्षों से जगदीश कश्यप जी को मैं जानता हूँ। साहित्य के प्रति एक विह्वलता, पढ़ने के प्रति इनके हृदय में बराबर बनी हुई है। बड़े वर्षों से मैं इनको जानता हूँ, हिंदी साहित्य को पढ़ाते भी रहे हैं और बड़े लंबे अरसे के बाद इनकी ये पुस्तक कविता की पुस्तक के रूप में सामने आई है। कहानियाँ भी लिखते हैं और चिंतन पर लेख भी इनके यूट्यूब पर प्रकाशित हुए हैं। तो ये बड़ी शांत चित्त से, शांत मन से, बिना किसी बड़े यशोगान से दूर रह करके जो है साहित्य सृजन करते रहे हैं। ना इनमें कोई यशलिप्सा है, ना प्रकाशन की चिंता है, ना प्रकाशित होकर के चर्चित होने की चिंता रही है। इनको जो प्रेरित किया है, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा, मेरे पास ये लगातार आते रहते थे। मैंने कहा कि हरनोट जी हमारे सर्वज्ञ हैं, कहानी की बात करें तो उनसे आप उनके पास जाएं, उस प्रक्रिया पर बात करें और प्रकाशन की बात करें कि जगदीश हरनोट अभी प्रकाशन से पुस्तकों को प्रकाशित कर रहे हैं। अकादमी की भी कुछ पुस्तकें आई हैं, बड़ी सुंदर और
आकर्षक पुस्तकें हैं, तो उस तरह से अगर वो मार्गदर्शन आपका करते हैं और सहमति व्यक्त करते हैं तो पुस्तक वहाँ से आ जाएगी। और सहसा ये बाद में मुझे लगा कि ये पुस्तक फिर आभि प्रकाशन से बड़ी सुंदर पुस्तक के रूप में आई है। और दूसरी पुस्तक भी मैं देख रहा था कि क्योंथल पे भी आभि से ही आई है, और इतनी आकर्षक पुस्तकें हैं, इसके लिए आभि प्रकाशन को भी बधाई मैं देता हूँ। जगदीश कश्यप जी की जो कविताएं हैं वो सामाजिक सरोकारों की कविताएं हैं। मैं एक छोटी सी टिप्पणी इस पर लिखी है, उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इससे पहले कि मैं उसको प्रस्तुत करूँ, गणेश कने जी जो बड़े कुल्लू से आए हैं, और गंगाराम राजे जी और विजय विशाल जी और कैलाश गौतम जी, इनका भी अभिनंदन है। और गणेश गणे जी तो एक बार बड़ी झलकी जैसी मिली थी मंडी में, उसके बाद ये चले गए थे। जब मैं कुल्लू गया तो एक ही आदमी से मैं मिलना चाहता था, गणेश गणे से, और उस वक्त शायद गणेश गणे जी आज थिएटर में हैं और कहने की पहली बारी यहाँ उपस्थित हैं। मन में बड़ी भावना कई बार पैदा होती है कि कुल्लू जाएं और गणेश गणे जी से मिलें। इतनी अच्छी बेहतरीन कविताएं ये लिखते हैं और कविता पे चिंता करते हैं, और इनको जब मैं जानता भी नहीं था तो उन कविताओं को मैं पढ़ता था। तो उन ऐसे कवि का यहाँ आना इस विमोचन समारोह में और कविता की इतनी अच्छी बात करना, सारे वक्ताओं में कह दिया। बाली जी ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही तो काव्यात्मक ही होता है का सब कुछ। मैं बड़ी नीरस जैसे अपनी बात को कहूँगा और एक छोटी सी टिप्पणी के साथ उदाहरण मैंने इसमें नहीं लिखे हैं, तो उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। डर लगने लगा है कवि जगदीश कश्यप का प्रथम काव्य संग्रह है, जिसमें उनकी 64 कविताएं संग्रहित हैं, जो उनके सुदीर्घ अनुभव और समय की आंच पर पककर उनकी कलम से निकलकर मन को झकझोरती हैं। उनकी कविताएं निर्धन, अभावग्रस्त, वंचित और पिछड़े वर्ग के समाज की आवाज बनकर मुखरित हुई है। इन कविताओं में व्याप्त दुख, आक्रोश और करुणा का समन्वित रूप प्रभावी रूप में व्यंजित हुआ है, क्योंकि कवि का जीवन के यथार्थ से संबंध गहन और आत्मीय है। कवि ने लोक संवेदना अपने वस्तु जगत में समाहित करके कविता संरचना में कुशलता से विन्यस्त किया है। कवि कश्यप की कविताएं प्रमुख रूप में आधारभूत सरोकारों, सामाजिक विडंबनाओं, राजनीतिक विकृतियों, जड़ अंधश्रद्धा और प्रेम अनुभूतियों से संबद्ध है। उनकी कविताएं हास्य के समाज के जीवन संघर्ष, उत्पीड़न और अन्याय को मुखरित करती हैं। यही प्रमुख रूप में उनकी कविताओं का जीव द्रव्य है। राजनीति और पूंजी के गठजोड़ से उत्पन्न भ्रष्ट तंत्र में सुविधाहीन वर्ग इस कांटेदार मार्ग पर सदियों से आचरण और व्यवहार के जड़ प्रतिमानों के अनुरूप चलने के लिए विवश रहा है। असमानता, अधिकार रहित जीवन से त्रस्त समाज की पीड़ा और अन्याय की पराकाष्ठा में आक्रोश का स्वर इन कविताओं में मूर्तिमान हुआ है। जगदीश कश्यप की ये कविताएं शोषणकारी तंत्र के अनेक रहस्य को अनावृत करती हैं। उनकी कविताएं मनुष्यता विरोधी सामाजिक संरचना के स्वरूप को अनावृत करती हैं और तार्किक दृष्टि से उसका प्रत्याख्यान करती है। दलित वर्ग की पीड़ा, अपमान, उत्पीड़न, अवसर की असमानता, दलित स्त्री की नियति और व्यवस्था की विसंगतियां आदि अनेक पक्ष इनकी कविताओं में मुखरित हुए हैं। डर लगने लगा है कविता संग्रह की पहली कविता नया सवेरा में कवि भारत की अतीतकालीन गौरव, गरिमा और वर्तमान काल में भारत के विकृत स्वरूप पर चिंता व्यक्त करता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी आशा करता है कि सच्चे देशभक्त अवतरित होकर भारत माता के मस्तक को पुनः गौरवान्वित करेंगे और भारत पूर्ववत विश्व गुरु की गरिमा को स्थापित करेगा। कभी ऐसे नए सवेरे की आकांक्षा करता है। जब उड़ता चल कविता में जीवन को गतिशील बनाए रखने का आह्वान है।
परंतु सभ्यता की अंधी दौड़ की अपेक्षा भारतीय संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता पर बल देता है। उलाहना, गलियारे, जीवन की नियति, गाली, समर्पण, नियति की विडंबना, तिलचट्टे की क्या जीवन जीते हैं, तिलचट्टे भी क्या जीवन जीते हैं, बिरसा मुंडा, बदलते तेवर, जागरण गीत, विवश झोंपड़ियाँ, जागा मूल यहाँ, कुहुक, बाबा साहब की याद, खून का रिश्ता आदि कविताएं दलित विमर्श की कविताएं हैं, जिनमें सामाजिक अन्याय से उत्पीड़ित वर्ग की गाथा है। भावना, नवयुग, उस पार शीश आदि कविताएं भारत की गौरव गरिमा को रूपायित करती हैं। मंगल संध्या में घोर निराशा में भी आशावादी स्वर है। ललक, सांप, छलिया राज, डर लगने लगा है आदि कविताओं में राजनीतिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार और राजनीतिक जीवन की विडंबना और परिस्थितियों को उकेरा है। कवि मानवतावादी मूल्यों की स्थापना पर दल देते हैं। लहर और मधुमुखी जैसी कविताएं इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। अंतर्वेदना, मूल निवासी नारी, मातृशक्ति नमन, वासंती पतझड़, विस्फारित नेत्रों से जैसी कविताओं में नारी जीवन की नियति और पीड़ा को व्यंजित किया है। विद्या मंदिर, प्रस्ताव, प्रसाद, बादल आदि कविताएं धार्मिक अंधविश्वासों, अंधश्रद्धाओं और रूढ़ियों का प्रतिकार करती हैं। कवि ने समाज के आखिरी पायदान पर खड़े वर्ग का चित्रण किया है। हाशिए पर स्थित समाज की पीड़ा को कवि ने कभी बालक की आत्महीनता, कभी नारी की समाज में स्थिति, कभी दलित होने की नियति को अनेक कोणों से चित्रित किया है। जगदीश कश्यप की कविताओं की अस्थि मज्जा मानवीयता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की पोषक है। उनकी कविताओं की संवेदना भूमि के केंद्र में वंचित, अभावग्रस्त और सामाजिक अन्याय के कारण शोषण और उत्पीड़न का शिकार वर्ग रहा है। भारतीय सामाजिक संरचना में वर्ण और जाति की प्रमुख भूमिका के कारण मानव में सामाजिक भेद, ऊंच नीच का भाव, अभिजात्य वर्ग और दलित वर्ग, सामाजिक और आर्थिक विषमता आज़ादी के 7 दशक बाद भी विद्यमान है। उसे कवि ने ऐतिहासिक पौराणिक संदर्भों में तलाश करते हुए तार्किक दृष्टि से उसकी रिक्तता, निरर्थकता और शोषण मूलक प्रकृति को सर्वाधिक कविताओं में मुखरित किया है। जगदीश कश्यप की कविताएं सरल भाषा और शिल्प में उकेरी गई कविताएं हैं। अपनी सादगी के कारण ये कविताएं संवाद करती प्रतीत होती है। कवि अपने समय की नब्ज़ को पकड़ते हुए सामाजिक और राजनीतिक परिवेश से संवाद स्थापित करते हैं। कवि यथार्थ के तीक्ष्ण हथियार लेकर सीधे सीधे प्रहार करता है, बिना किसी लाग लपेट के वस्तु स्थिति को ऐतिहासिक पौराणिक संदर्भों में तलाश करता है। डर लगने लगा है शीर्षक कविता संग्रह की कविताओं की मूल समेत संवेदना सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों को मूर्तिमान करती हैं, जिनके कारण युगों युगों से हाशिए का समाज उत्पीड़न का शिकार होता रहा है। ये कविताएं उस वस्तु स्थिति का प्रत्याख्यान करती हुई नई मूल्य चेतना को भी सामने लाती है। विषम परिस्थितियों की निराशा में भी कवि में अदम्य जिजीविषा और आशावाद का स्वर निहित है। कवि जगदीश कश्यप को इस पठनीय काव्य संग्रह के प्रकाशन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उनकी सृजन धर्मिता सतत बनी रहे और हिंदी साहित्य को वो सदैव समृद्ध करते रहें। तो इस अवसर पर मैं जगदीश कश्यप जी को इस प्रथम काव्य संग्रह के प्रकाशन की बधाई दे रहा हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी उनका इस सृजन निरंतर बना रहेगा। और हरनोट जी जो इस संस्था को बड़े समय से संचालित करके इसको एक बड़ी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। थोड़ी सी मैं बात हरनोट जी की करना चाहता हूँ कि हरनोट जी ने अभी कुछ कहा था कि कोई पता नहीं चंदा मांगते हैं या क्या मांगते हैं। मैं अपनी बड़ी निजी बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब इनके फंक्शन होते हैं तो हरनोट जी को मैं बोलता हूँ कि हम आपके साथ हैं, हम कभी आप हमें बोला करो कि क्या कुछ चाहिए। पर मैं इस मंच से बोल रहा हूँ कि अभी तक मैंने कहा नहीं, मैं जरूरत पड़ेगी मैं बोलूँगा आपको, तो अभी तक इन्होंने उनका वो जरूरत शायद पड़ेगी
कब पढ़ती होगी, लगता है इतने बड़े आयोजन करते हैं, बैनर बनाना है, संस्था सारे लोगों को इकट्ठा करना है, बुलाना है, सारे प्रबंध करना है, अपनी भी कठिनाइयाँ निजी भी इनकी, परंतु इसके होते हुए इस समर्पण से ये कार्य कर रहे हैं। और ये मैं कह रहा हूँ हिमालय, अभी कहा था कि हिमालय तो हमारा बहुत ऊंची जगह है, बहुत सम्मान की बात है, तो उस सम्मान को ये बनाए रखेंगे और ये इस संस्था को आगे भी उसी निरंतर उस ऊंचाइयों पर पहुंचाते रहेंगे। और हमारे जो साहित्य बंधु है, बहुत से लोगों को ये मंच जो है वो एक बड़ा अच्छा स्थान दिया है और इसमें गतिशीलता भी आई है। मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि इनकी वजह से वो साहित्यिक सक्रियता बराबर बनी रहती है कि इनका दबाव होता है कि इस किताब पे आपको बोलना है, नहीं बोलना ही बोलना है आपको, तो इससे ऐसा है कि ऊर्जा इनकी वजह से हमारे में आ रही है और इसलिए परस्पर हमारे लेखों में भी ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उस शक्ति को, ईश्वर आपकी शक्ति को बनाए रखें और आपके नेतृत्व में ये काम फिर भी चलता रहे। एक बार फिर मैं हिमालय मंच का यहाँ सम्माननीय डॉक्टर उमेश जी, डॉक्टर विशिष्ट जी, डॉक्टर कौशिक जी, डॉक्टर कुशल जी और हमारे पुलिस के अध्यक्ष माननीय हजूर साहब और यहाँ जिन्होंने आज पुस्तकें अपनी प्रकाशित की, मेजबान तीन साहित्यकार और विद्वान इधर जो पधारे हैं, मेरे परिवार से मेरे परिजन आए हैं, मेरे मित्र आए हैं, तो आप सभी का आभार। मैंने बहुत दिनों से विचारा था कुछ लिखने का, लिखता रहता हूँ, बहुत पहले से लिखता रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं पुस्तक लिखूंगा। तो जो कुछ लिखा था वैसे वैसे जहाँ कहीं रहा हूँ वैसे ही सड़क पर गल गया। तो मेरे एक मित्र पुराने आगे गुप्ता जी सोनू में रहते हैं, मुख्याध्यापक वो सोनू में रहते हैं, उन्होंने भी देखा कि आप लिखते हैं तो इसको पुस्तक बनाओ। तो मैं कई बार सोचता रहा मैं लिखूँगा, मैंने थोड़ी कुछ लिखी भी, उन्होंने देखी भी। उसके बाद उससे पहले मैं वो शोध कार्य भी करने लगा था विश्वविद्यालय से। डॉक्टर कशूर साहब मेरे पुराने मित्र हैं, इधर मदन हिमांशु जी अभी आए हैं, ये पुराने मित्र हैं, डॉक्टर विशिष्ट जी ये पुराने मित्र हैं, और डॉक्टर उमेश जी तो उन्होंने ज्ञान दिया में थे और मैं साक्षरता में हम काम कर रहे थे, तो मुझसे परिचय हुआ, लेकिन ऐसा बीच में कभी संभव नहीं बना। तो इस प्रकार से डॉक्टर ये अपने हजूर साहब से इनसे मैंने कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन नहीं था। मेरा शोध कार्य था हिमाचल की कहानी में अंतिम बोध, तो मैं इन्हीं के साहित्य पर ये कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसे कारण है कि वो नहीं पूरा हो सका किन कारणों से। तो जब मैं इनसे मिला हजूर साहब से, तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, अपने कौशिक जी ने, कौशिक जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप लिखो, कोई पुस्तक बनाओ। और इस प्रकार से मैं विचार करते करते उन पुरानी कविताओं को जहाँ कहीं से मैंने इकट्ठे किया। और मेरे जो पुराने साथी हैं ST कश्यप जी हैं, और इधर ये दयानंद स्वामी जी आए हैं, और अपने वर्धन जी ST साहब आए हैं, और बहुत से ऐसे पुराने साथी मिले। उन्होंने कहा कि आप लिखो, तो उनकी प्रेरणाओं से मैं लिख रहा हूँ। तो विशेष करके प्रेरणा मुझे ये कविता लिखने की इन्होंने हजूर जी ने दी, तो मैं उसको संजोया और लिखा। जैसे कुछ लिखा है वो सब आपके सामने है। ये इसका शीर्षक इन्होंने, ये कविता ही एक डर लगने लगा है, तो मैं उस कविता को जरूर आपके सामने पढ़ूंगा, क्योंकि डर लगने लगा है, ऐसा लगता है कि क्या है ऐसी
तो वो किस चीज़ से मुझे लगा डर, किसी और को नहीं लगा। तो मैं आपके सामने मेरे अपनी मन को बयान देता हूँ और आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी मुझे साहित्य परिवार यहाँ मुझे अपने निवेदन करूँगा आज के अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री शंकरलाल दासीस जी से। वो गार्डन में सागर संजोए हुए हैं, रचनाकार एवं नवांकुरों को प्रेरणा पुंज साहित्य के प्राण नित नई दिशा दर्शाते हुए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीर्वचन देने मंच पे। ओम विश्वामिदेव सद्गुरुतानि परासुरभक्तरं तद्भासते। हिमालय साहित्य परिवार मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित आदरणीय डॉक्टर भारती जी, राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित आदरणीय हेमराज कौशिक जी, बहन जी यहाँ बैठे थे, बुजुर्ग, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था हरनोट जी की दूरदर्शिता से, क्योंकि यदि आप कभी दिल्ली जाएं, आप लोगों ने देखा होगा लोकसभा के मेन गेट पे लिखा हुआ है यत्र वृद्धा न सन्ति न शासुर अस्ति, जहाँ वृद्ध नहीं है वो सभा नहीं है। और आदरणीय हरनोट जी मेरे सामने बहुत विद्वान बैठे हैं, मैं किन किन का नाम लूँ। अकादमी के सचिव हैं, मंडी से गंगाराम राजी जी हैं, जो गंगा भी राजी और राम भी राजी, तो क्या करेगा काजी इतनी साल है, और कितने लोग सामने बैठे हैं। मैं आज अपने आप को बहुत से सूरज जहाँ होगा वहाँ एक दिए के समान समझ रहा हूँ। हरनोट जी ने कैसा मौका मुझे दिया है। सबसे पहले मैं इन्हीं की बात करता हूँ। हरनोट जी एक ऐसे तराशकार हैं जो साहित्यिक जगत में हीरे ढूंढते रहते हैं, और ना जाने कितने हीरे इन्होंने ढूंढे हैं। अभी जब इनका वक्तव्य मैं सुन रहा था, इनकी टीस और इनकी पीड़ा को मैं समझ भी रहा था, अनुभव भी कर रहा था। लेकिन आपका काम वो नहीं है, आपका जो काम यही काम है कि आप तराशते रहिए और समाज को देते रहिए। मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से ईश्वर से कामना करता हूँ कि साहित्यिक क्षेत्र में जो आप कार्य कर रहे हैं वो और फलीभूत हो, आप स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु हो और ये साहित्यिक समाज फैलता रहे। आज 4 किताबों का विमोचन यहाँ पर हुआ है, और विमोचन एक ऐसी चीज है, मैंने बुरा नहीं मानेगी, जैसे एक माँ नवजात शिशु को पैदा करती है कवि के लिए या लेखक के लिए, विमोचन एक ऐसी स्टेज है। उस सारी पीड़ा को, किन किन मुश्किलों से वो निकले हैं, कैसे कैसे किताब सामने आई समाज के सामने, वो वही जानता है। तो मैं उन सभी को बहुत बधाई देता हूँ। उन पर बात तो नहीं करूँगा क्योंकि समय की इजाज़त मैं समझ रहा हूँ। लेकिन जितने भी आज समीक्षक यहाँ पर आए, उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ साहित्य के उस मर्म के रस को निचोड़कर आपके समक्ष रख दिया है। उस पर और कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं उन समीक्षकों को भी बधाई देता हूँ और उन लेखकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक बात जरूर कहना चाहता हूँ आज के लेखकों से, परिस्थितियाँ, समाज किधर जा रहा है, राष्ट्र किधर जा रहा है, लेखक की लेखनी की धार तो पैनी होनी चाहिए, वो आज कुछ कुंद होती जा रही है। आप उठाइए जरा शरद जोशी को, शुक्ल जी को, परसाई जी को, देखिए कितनी धार थी। या पुराने लेखक जो हमारे रहे हैं, यशपाल जैसे। आज एक किसी शायर की कुछ लाइनें याद आ रही है मेरे को
क्या अब इश्तहार सी लगती है मोहब्बत की कहानियां, अब इश्तहार सी लगती है मोहब्बत की कहानियां, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। लेखक को किस हद तक जाना है, कहां तक जाना है, बहुत आवश्यक है उसके लिए, क्योंकि जब जब रूंधी है कलम की आवाज, जब जब रूंधी है कलम की आवाज, सदियों रहा है गुलाम समाज। छितरे हैं आसमान में घमंड, यह अहंकार के बादल, मदमस्त सिंहासन पर महाराज। इसलिए जब हम चारण गान में आ जाते हैं, जब हम स्तुति गान में आ जाते हैं, जब मिथ्या कथन में हम आ जाते हैं, तो वहां पर समाज जो है वो दास्तां की ओर बढ़ जाता है। तो शाश्वत सत्य लिखना हमारा फर्ज है और लिख रहे हैं हम लोग। तो इस कार्यक्रम के लिए मैं हरनोट जी का आभारी हूँ, इनकी मंगल दीर्घायु की कामना करता हूँ कि जिस काम में लगे हैं इसको और बढ़े, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज मुझे जो टीस है, मैं पहले से नहीं रुकूंगा। एक बारी हमने इनको सोलन बुलाया था, जो टीम थी उसके सदस्य 2-4 ही दिख रहे हैं, अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो कहीं पर वही बात है कि आपने हीरे तराशे हैं, उनको समाज को दे दिया है और तराशते रहिए, आपका रास्ता अपना प्रशस्त होता जाएगा। मैं सोलन से हूँ, हमारी वहाँ 2-3 संस्थाएं हैं, उनके चौधरी हम भी बने रहते हैं। लेखक की एक हार्दिक इच्छा होती है कि मैं कहीं छपूं, और जिसका मैंने नाम रखा है छपास रूप। पहले वो सोचता है, फिर वो लिखता है, फिर उसके अंदर एक छपास रूप की बात आ जाती है, फिर अगले दिन दौड़ता है अखबार वाले के पास, छपी मेरी कविता की नहीं, और फिर 2-4 को बांट भी देता है कि अखबार देख मेरी कविता ही भी आ। एक पीड़ा रहती है उसके अंदर के समाज के आगे आऊं। हमने अपनी संस्था के माध्यम से सोलन जिला के छोटे से छोटे कवि और बड़े से बड़े कवि एक मंच दिया हमने, और सोलन साहित्य सरिता के नाम से 72 कवियों को उसमें हमने छापा। 5-5 कविताएं थी प्रत्येक कवि की, चाहे वो बड़ा था चाहे छोटा था, और उसका परिचय था थोड़ा सा। और हमारी इसके पीछे धारणा क्या थी? 500 प्रतियां हमने छपवाई। हमारी धारणा ये थी कि एक तो हम लेखक की प्रति देंगे ही देंगे, लेकिन शायद 2-2 खरीद ले, और 1-2 जो खरीदेगा उससे क्या होगा, हमारा जो खर्चा हुआ है संस्था का वो इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन इतने समर्पित साहित्यकार है हमारे के एक भी नहीं। इसके पीछे मेरा कहने का उद्देश्य है कि इनके हाथ सक्षम कीजिए, समर्थ बनाइए इनको, तन मन धन जो सब नहीं दे सकते, लेकिन जो दे सकते हैं उनको देना चाहिए। इस आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं हरनोट जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और मुझ पर जो आपने कृपा की उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। आपका आशीर्वचन हम सभी ने लिए। अब निवेदन है, अथाह ऊर्जा का जादू बिखेर रहे परम श्रद्धेय परम सम्माननीय पूजनीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रद्धेय श्री उमेश कुमार भारती जी, आप मंच में आए और हमें प्रबुद्ध लेखिका यहाँ बैठी। मैं आपको बताऊं कि जब मुझे हरनोट जी ने फ़ोन किया कि आपने चीफ गेस्ट बनना है, तो मैंने टोटली इनको मना किया कि क्योंकि मैं ना तो साहित्यकार हूँ, ना मैं अपने आप को कवि समझता हूँ। बेसिकली अब मैं एक रिसर्चर हूँ और बिल्कुल ही लाइन लग है। पर मैं मानता हूँ उनकी दृढ़ता को, माने नहीं, बिल्कुल दृढ़ रहेगी, आपने आना है। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे जाके कुछ सीखने का मिलेगा, तो आप लोगों से बहुत सीखा। जब सुबह से बड़े ध्यान से सुन लो, बड़ी हैरानगी की बात है कि उसके बाद मेरे को एम्स भटिंडा का फ़ोन आया
वहाँ पे उन्होंने स्पेशल सेशन अंडर माई चेयरमैनशिप एक रिसर्च के ऊपर रखा है, वो 2 बजे है। तो उनको पक्का विश्वास था कि मैं ये छोड़ के उनके यहाँ आऊँगा। उन्होंने मेरा नाम भी लिख दिया उसमें कि ही वुड चेयर द सेशन, बट उनको मैंने साफ बोल दिया कि ये पहली बार मेरे को ऐसा मौका मंच के थ्रू रणवीर जी ने दिया है कि मैं कुछ सीखूं आपसे। तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। और वाकई मेरी आंखें खुल गई सब कुछ देख के और सुन के, इतना अच्छा सब लोगों ने लिखा है। मैं थोड़ा सा प्रवासी जो साहित्य डॉक्टर देवीना अक्षयवर ने बात की। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं, मेरे क्लास फेलोज जो हैं, वो यूके में हैं, यूएस में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो मुझे वहाँ जाने का मौका मिला और मैंने वहाँ पे देखा कि वो कैसे रहते हैं, जिस भावना को लेके यहाँ से गए थे। तो मेन तो डॉक्टर का होता है कि पैसा कमाना है, क्योंकि सब लोग हम सब लोग गरीबी की परिस्थितियों से निकले थे। जैसे हमारे टीचर पेरेंट्स जो मैक्सिमम के टीचर थे, तो मैंने उनको देखा कि उनके ब्लश कार्स हैं, बड़े बड़े बंगलाज हैं, बड़े बड़े कई कुछ है, लेकिन एक घर की जो पीड़ा है, जो संस्कृति की पीड़ा है, वो मुझे महसूस हुई। उन्होंने मेरे लिए एक बहुत बड़ी पार्टी है रात को रखी यूके में, लंदन में, और उसमें सारे पहाड़ी गाने और सारे वो पहाड़ी म्यूज़िक और वो पूरी नाटी और सारा बिल्कुल ऐसा लगा कि हम किसी अपने गांव में आ गए। तो दैट शोज़ कि वो लोग कितने जुड़ना चाहते हैं। सिर्फ एक तो मजदूर होता है, वो गरीबी की वजह से कहीं बिहार का मजदूर हिमाचल आ गया या केरला चला गया। एक हमारे जैसे मजदूर भी हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम बाहर जा रहे हैं इस उम्मीद में कि कुछ हम वहाँ से बेटर कमाएं। तो वो एक बड़ी परिस्थितियाँ मुझे मिलती जुलती लगती हैं। और मेरा एक फ्रेंड मॉरिशस भी गया था, बड़ी लंबी फैमिली को भी ले गया, सब कुछ ले गया, लेकिन डेढ़ साल में वो वापस आ गया। वेटरनरी डॉक्टर था, बड़ी अच्छी उसको पोजीशन मिली, लेकिन उसने यही कहा कि मैं कम पैसे कमा लूँगा, लेकिन मैं इंडिया में रहूँगा, मेरे को बहुत सारी ऑफर है। तो जो ये स्थितियाँ हैं, ये हमें बाहर नहीं मिलती, और यहाँ जो अपनापन है, अपना कल्चर, अपने गाना बजाना है, वो बाहर नहीं मिलता। और दूसरी किताब जो क्योंथल की बात की, मैडम ने मेरे को अपनी पुरानी साक्षरता अभियान की बातें भी याद दिलाई। जब मैं पढ़ता था मेडिकल कॉलेज में, तो हम साक्षरता अभियान में थे। तो मैं एक बड़ा मिक्स सा आदमी हूँ। मुझे लगा लोग पढ़ेंगे तो गरीबी के कारणों का पता लगेगा, वो अपने लिए लड़ पाएंगे। वो फिर जब नहीं होती दिखा, तो एक मन में बड़ी जिसको होते हैं कि प्रेशर जैसा आ गया। तो मैंने लिखना शुरू किया। तो मेरी सबसे पहली किताब पोइट्री की जो 99 में आई थी, एंड एट द सेम टाइम मैं WHO में भी चला गया था। तो मैं एक छुपा हुआ साहित्यकार कवि हूँ जो मतलब चुप रहना चाहता है। अपने ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कुछ दिखाना है, लेकिन मैं इस मंच से तारीफ करूँगा हमारे जो बुक की जो परचेज होती है, उन्होंने सारी किताबें मेरी खरीदी, तो उससे मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिला। ये साइलेंटली होता रहा, कोई किसी को पता नहीं है कि मेरी कोई किताब छपी है, लेकिन जब उन्होंने मांगी तो मैंने दी, और उन्होंने वो परचेज दी, तो उससे बहुत अच्छा लगा। मैंने और लिखने का उसमें मेरे को लगा कि मैं और लिख। थोड़ा सा मैं इसलिए मैं क्योंतल की बात कर रहा हूँ कि मोटी किताब, हमारी किताबें इससे 10 गुना मोटी होती है। मतलब आप उसको एक हाथ से उठा नहीं सकते, इतनी भारी किताबें। तो हम क्या करते हैं, क्या कुछ फॉरेन के होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसका पेज इतना पतला होता है, इतना बारीक होता है कि ये किताब इतनी सी हो जाएगी। ट्रिक है, 2-3 ट्रिक है हमारी मेडिकल बुक्स की। एक तो बिल्कुल पेज जो है बहुत ही बारीक होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, लेकिन बहुत बारीक होता है। दूसरा, हर चैप्टर के आगे एक अब्स्ट्रैक्ट होता है। जैसे मान लो मैंने सारी किताब नहीं पढ़ी, तो मैं यही देख रहा था इसमें कि यदि इसमें अब्स्ट्रैक्ट हो तो मैं वो वाले चैप्टर पढ़ूंगा जो मेरे को थोड़ा ज़्यादा आकर्षित करेगा। और तीसरा ट्रिक है फोटोग्राफ्स। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो मेडिकल बुक्स को हमें इतनी बड़ी किताब को पढ़ने की प्रेरणा देती है कि हम पहले पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, अब्स्ट्रैक्ट पढ़ लें, नहीं तो फोटो ही देख लें क्या हो रहा है इसमें। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये चीज़ यहाँ भी आ सकती है आसानी से, जिससे सेलेबिलिटी और रीडेबिलिटी जो है इसकी बढ़ सकती है। और थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यंग जो हमारे बलवंत नीव जी हैं, बिल्कुल यंग हैं, और इनकी 2-3 पॉइंट मैं बैठे बैठे पढ़ रहा था। और जगदीश कश्यप जी इस उम्र में मतलब एक बड़ा अच्छा मिक्सचर है, यंगस्टर्स और इतनी उम्र में जो लोग इतना साहित्य सृजन कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी बात लगी। और मैं इनका पढ़ रहा था
जगदीश कश्यप जी का कि ये बांसुरी भी बजाते हैं। ये मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ कि मैं व्हेन आई वाज इन जिनेवा, मुझे कई कंट्रीज से सिलेक्ट करके मुझे प्रेजेंट करना था। 50 लोग थे डिफरेंट कंट्रीज से, उनमें से 10 लोग सेलेक्ट करने थे, 10 में से 4 लोगों ने प्रेजेंट करना था। तो मैं बड़ी मुश्किल से 1 महीने के प्रयास के बाद वो 4 लाख फाइनल 4 में पहुंचा। और मेरे ऊपर WHO ने कम से कम मैं कहूँगा 10 लाख से ऊपर खर्चा किया होगा, रहने का, आने का, जाने का, ट्रेनिंग का, पढ़ाई का, अंग्रेजी पढ़ाने का। तो वो मैंने जब स्पीच दी देखा कोई 40-50 लोग थे सिर्फ, हार्डली 40-50 लोग थे इतना खर्चे के बाद, और मेरी जो रिसर्च थी उसको सुनने के लिए। जब शाम को कल्चरल नाइट थी तो कोई वहाँ पे वायलिन या कुछ बजा रहे थे, तो मैंने कहा कि क्या मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं अपनी फ्लूट में एक पहाड़ी गाना गाऊँ। अब मानोगे नहीं कि मतलब 2 मिनट में मैंने नूरपुरी खतरेटी अपनी फ्लूट में बजाया, जैसा भी बजाया। पूरा हॉल में जितने कंट्रीज के लोग थे सब अलग अलग मिलने आए। दैट इज़ द पावर ऑफ म्यूजिक। तो ये साहित्य भी अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन म्यूजिक भी बहुत पावरफुल बात है, ये मैंने लर्न किया। तो इसके बहुत अच्छा है, मैंने इन बुक्स को पढ़ूंगा। बल्कि आज तो मैं अपनी बात 2 लाइनों से जो कश्यप जी ने मेरे को अच्छी लगी लास्ट में, पीड़ा कलम की समझो कोई कोई, आखिर में उठती कलम जब कोई। यानी जब बिल्कुल आदमी के अंदर एक तूफान खड़ा होता है तो उसके समझ में कुछ नहीं आता, तो उसकी कलम उठती है और वो लिखती है। यही आज सुबह से बात हो रही है। तो मैं इस बहुत अच्छे प्रयास के लिए हिमालय संस्कृति साहित्य संस्कृति पर्यावरण मंच के बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने बुलाया। और खास करके नोट जी का जो डटे रहे, नहीं तो मैं अभी एम्स बठिंडा में होता। तो ये एक मुझे और फ़ायदा हुआ कभी होने का। मैं वही जहाँ नहीं पहुँचा कभी वहाँ पहुँचा रवि, या जहाँ नहीं पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कभी। तो मैं उस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से अपनी साइंस में भी उसको इमेजिन करता हूँ और ऐसी हाइपोथेसिस देता हूँ जो कई मेरे जो क्रिटिक हैं साइंस में वो ये कहते हैं ये हाइपोथेसिस ज़्यादा देता है, काम कम करता है। लेकिन अल्टीमेटली मैंने देखा कि वो हाइपोथेसिस जो सही निकले और प्रूव हुए, और मैं उनसे कहीं आगे निकल गया। जस्ट इमेजिनेशन कि जिस चीज़ को इमेजिनेशन मान रहे थे सच था, ओनली एक तरीका ये था कि इसको हम प्रूव कर पाए। तो ये कभी और साइंटिस्ट होने का जो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए कोई भगवान ने ऐसा कुछ वरदान दिया कि मेरे को दोनों तरफ लॉजिक और जो इमेजिनेशन दोनों तरफ मैं उसको यूज़ कर पाया और कुछ कर पाया जिंदगी में। मैं समझता हूँ। थैंक यू।